वीडियो ट्यूटोरियल का ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 3 है, जिसमें आज हम पासिंग स्ट्रिंग्स टू फंक्शन और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रिंग्स आपके एक तरह के एरेज होते हैं जिसके अंदर आप अपनी कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करते हो। सिमिलरली जैसे हम एरेज के अंदर एरे को किसी फंक्शन को सेंड करते हैं, एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उनको हम किसी फंक्शन को सेंड करते हैं ताकि वहाँ पे उस वैल्यू को प्रोसेस किया जा सके। सिमिलरली जब हम स्ट्रिंग्स डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रिंग्स भी आपके एक तरह के एरे हैं। तो सिमिलर टू एरे, स्ट्रिंग्स के अंदर आप जिस तरह के कैरेक्टर स्टोर करते हो उनको आप अपने फंक्शन को सेंड कर सकते हो। जो ओवरऑल आपके जो प्रोसेसिंग होती है, आप कैरेक्टर को किस तरह से प्रोसेस करना चाहते हो, स्ट्रिंग को किस तरह से प्रोसेस करना चाहते हो, उस चीज़ को वो ज़्यादा इजी बनाती है। तो आपके प्रोग्राम के अंदर जब भी आप स्ट्रिंग्स को अपने फंक्शंस को सेंड करना चाहते हो तो उसको राइट करने का या आपका उसका कहा जाए कि सिंटैक्स वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। पहले हम अपना फंक्शन का नेम लिखते हैं। आफ्टर दैट आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम लिखोगे। ये लाइन आप अपनी फंक्शन कॉल के अंदर लिखोगे जिस फंक्शन से आप अपने स्ट्रिंग्स को या स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल करने जा रहे हो। वहाँ पे आप इस तरह से लिखते हो फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस के बीच में आपने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है आप उसका सिर्फ नाम लिखोगे। दूसरे एंड पे जहाँ पे आप अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो वहाँ पे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे। आफ्टर दैट आपके फंक्शन का नाम जो यहाँ पे होगा, फंक्शन का नाम वही फंक्शन नेम आप यहाँ पे दोगे, सेम रहेगा। आफ्टर दैट फिर पैरेंथेसिस के बीच में आप अपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे तो दैट मीन्स CHAR जो आपका डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप रहता है आपके स्ट्रिंग के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखोगे। अब ये स्ट्रिंग नेम आप जो स्ट्रिंग नेम आपका यहाँ पे होगा उसको भी लिख सकते हो या कोई डिफरेंट भी लिख सकते हो। आपकी ये वाली स्ट्रिंग आपकी मेमोरी में अलग जगह पे स्टोर होगी और ये वाली जो स्ट्रिंग होगी आपकी मेमोरी के एक अलग लोकेशन पे स्टोर होती है। मगर जब भी आप इस तरह से फंक्शन लेके चलते हो, जैसे हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अगर आप दोनों को अलग अलग नेम प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा इजी रहता है प्रोग्राम में दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी दूसरा एक स्ट्रिंग नेम दे सकते हो और यहाँ पे आप अपने साइज स्पेसिफायर में उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। इस तरह से लिखोगे। आफ्टर दैट फिर आपके कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप अपनी डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स लिखोगे। आप ये जो स्ट्रिंग आपने अपने कॉल्ड फंक्शन से ट्रांसफ़र की है आपके कॉलिंग फंक्शन के अंदर, इसमें आप इस स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना चाहते हो, उसको कैसे प्रोसेस करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स अपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखोगे। अब इसी चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, पहले एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं str और इसमें हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे हेलो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यूपी इसका नाम रख लेते हैं और इसके बीच में हम लिखेंगे str। आपके जो स्ट्रिंग है उसका हमने नाम लिख दिया। तो जब भी आपकी ये यूपी फंक्शन कॉल होगा तो उसमें हम इस स्ट्रिंग की वैल्यू को सेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आपका फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। यूपी फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर आप अपने str ये जो स्ट्रिंग आपने सेंड की है इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करोगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसका नाम s दे देते हैं। आफ्टर दैट अब हम आपने जो स्ट्रिंग कॉल की है आपने जो फंक्शन कॉल किया है इसके अंदर आप क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पे हम वो चीज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे आपने जो स्ट्रिंग सेंड की है
हम इसके जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं इनको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप str_upr फंक्शन यूज़ करोगे। तो ये दैट वन str_upr, और इसके बीच में हम लिखोगे स्ट्रिंग का नाम, एंड आफ्टर दैट पुट्स, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग का नाम लिखोगे। अब आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनाई है, रिटर्न टाइप वॉइड है, इसी को आपने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया, तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देते हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। चाहे आप किसी तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई फंक्शन डिज़ाइन करते हो तो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को हमेशा डिक्लेयर भी करना चाहिए। इस तरह से अब इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास आपका जो फंक्शंस के थ्रू आपने स्ट्रिंग सेंड की थी उसका रिज़ल्ट आ गया। यहाँ से आपने यूपी फंक्शन को कॉल किया और इसमें आपने जो इस स्ट्रिंग की वैल्यूज़ थी इसको सेंड किया गया। ये स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ थी आपके यहाँ पे एस नाम की एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हुई, और इस एस नाम के स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे फंक्शन के थ्रू str_upr फंक्शन के थ्रू इसको हैंडल किया, और इसके डेटा को प्रोसेस करके हमने जितने भी स्मॉल लेटर्स थे उनको कैपिटल में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट बाय यूजिंग पुट्स फंक्शन आपने इसकी आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट की। तो आपके पास जितने भी स्मॉल लेटर थी ELLO ये आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रिंग को किसी फंक्शन को सेंड कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रिंग्स की वैल्यू को किसी फंक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम बेसिकली जो भी आप स्ट्रिंग ट्रांसफ़र करोगे आपको ये चेक करना है कि वो जो स्ट्रिंग आप एंटर कर रहे हो वो आपकी पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम आपकी वो होगी जिसमें आपके पास अगर जो स्ट्रिंग है उसको आप अगर रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हो तो आपका जो स्ट्रिंग है वो सेम रहेगी। उसमें आपके लेटर्स में चाहे आप इंटरचेंज कर लेते हो, आपका लेटर जो है बेसिक आपके जो करैक्टर है जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली वही रहता है जो आपने लिखा है। जैसे सपोज़ आप मैडम लिखते हो, जब आप मैडम राइट करोगे तो उसकी स्पेलिंग होती है आपके पास MADAM। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हो तब भी आपका ये मैडम ही रहेगा। तो इस तरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको कहा जाता है आपके पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे बाय यूजिंग फंक्शन। तो उसके लिए पहले आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे s, और इसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 10। देन हम यहाँ पे अपनी फॉर लूप्स यूज़ करेंगे, हम दूसरी तरह की वैल्यूज़ लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर i, देन j, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक l ले लेते हैं। नेक्स्ट अब एक मैसेज ले लेते हैं printf। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एंटर करवाते हैं थ्रू यूज़र, एंटर द स्ट्रिंग, गेट्स फंक्शन, ये आपकी इनपुट के लिए यूज़ होगा। आप स्ट्रिंग को एंटर करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करते हैं। lassign strlen आपका स्ट्रिंग लेंथ के लिए फंक्शन। इसके अंदर आप स्ट्रिंग का नाम दोगे तो ये आपकी स्ट्रिंग की जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें अवेलेबल होंगे वो आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना एक i वेरिएबल इसको असाइन करते हैं फंक्शन का नाम हमने पैल दे दिया, एंड इसमें हम अब अपनी स्ट्रिंग और आपकी लेंथ सेंड करेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे s लिखेंगे,
स्ट्रिंग का नाम, एंड सेकंड हम यहाँ पे जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं दैट वन इज योर एल। नेक्स्ट इफ I equal to 1, printf string is palindrome else printf string is not palindrome। नेक्स्ट हम अब अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो रिटर्न टाइप है आई, इंट देन पैल फंक्शन, आफ्टर दैट यहाँ पे हम करैक्टर ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग एस की वैल्यू सेंड करोगे। तो यहाँ पे एक और नया स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे हम, ए कॉमा इंट, दूसरी हम जिसमें लेंथ की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका हम सेम एल ले लेते हैं। देन अब यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जिसको हम अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर आई, जे एंड चेक ले लेते हैं एक और वेरिएबल। नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, सी, इसको वैल्यू देते हैं 10, इफ एल इज इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम बेसिकली आपकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसके लिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि आपकी जो स्ट्रिंग आप एंटर कर रहे हो उसकी जो टोटल लेंथ है आइदर वो 0 है, मतलब उसमें किसी भी तरह का करैक्टर अवेलेबल नहीं है, या आपने जो स्ट्रिंग एंटर की है उसमें कोई एक ही करैक्टर अवेलेबल है। तो उस केस में आपकी जो स्ट्रिंग है वो हमेशा क्या पैलिंड्रोम में होगी, क्योंकि जैसे आप अगर किसी तरह का करैक्टर नहीं देते हो तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जैसी खाली ब्लैंक स्ट्रिंग है वो ब्लैंक ही रहेगी, तो वो खुद ही पैलिंड्रोम हो जाती है। अगर आप कोई एक करैक्टर एंटर करते हो, आपने ए एंटर किया, तो ए को आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते, वो रिवर्स ऑर्डर में भी आपके लिए वैसा ही रहेगा। अगर उसके ऊपर आप रिवर्स ऑर्डर का फंक्शन लगाओगे तब भी वो ए ही रहेगा, सीधा लिख रहे हो तब भी वो ए ही रहेगा, तो वो भी आपके लिए पैलिंड्रोम हो जाती है। तो उस केस में हम यहाँ पे आपकी जो इफ़ कंडीशन लगाते हो इस केस में हम डायरेक्टली एक रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न 1। नाउ आई असाइन 0, जे असाइन एल माइनस 1। नेक्स्ट अब कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ए आई is not equal to a j। बेसिकली ये आपके ith इंडेक्स नंबर पे जो आपका ए स्ट्रिंग के अंदर करैक्टर होगा उसको jth पोजीशन पे जो आपका स्ट्रिंग में करैक्टर है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो बेसिकली आप करैक्टर लिखेंगे तो ये आपका इस लेफ़्ट साइड के करैक्टर पोजीशन वाले करैक्टर को राइट साइड के पोजीशन वाले करैक्टर से कंपेयर करेगा कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो डायरेक्टली आपका रिटर्न 0 हो जाएगा।
अगर ये आपस में इक्वल होते हैं देन एल्स देन यहाँ पे हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर आई असाइन 1 कॉमा जे असाइन 0 and I less than L minus 1 I plus plus J plus plus। यहाँ पे हम C J assign B I Cj equal to backward slash 0 null character। बेसिकली हम Cj के अंदर असाइन कर रहे हैं अपना, देन यहाँ पे सी के चेक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फिर से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं। सी एल माइनस 2 बेसिकली आपकी जो लेंथ ऑफ द करेक्टर है उसको डिक्रीज़ कर रहा है, तो बेसिकली अब आपकी जो पोजीशन है वो नेक्स्ट पोजीशन वाले करेक्टर को चेक करेगा जब भी आपका फंक्शन नेक्स्ट टाइम फिर से रिटर्न हो रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पे यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, दैट मीन्स योर इंट, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही रहेगा इस तरह से, क्लोज एंड सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे हमारे पास ए है, हमने यहाँ पे ए स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। तो इस तरह से आपका आएगा। हम यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एंटर करते हैं MADAM जैसे एंड प्रेस एंटर, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई दूसरी स्ट्रिंग डाल के देखते हैं हम। तो हम यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग कर देते हैं आपके पास हेलो, स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको उल्टा अगर किया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये सेम नहीं आएगी, तो इसलिए आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है दैट वन इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो ये था आपका पासिंग स्ट्रिंग्स टू अ फंक्शन। अब नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट वन इज़ योर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। बेसिकली ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब है आपके पास एरे ऑफ एरे। स्ट्रिंग्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग एक तरह के एरे होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग्स का एरे जनरेट कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स ऑफ एरेज यहाँ पे आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आपका जो सिंटैक्स रहेगा दैट मीन्स योर कैर, आफ्टर दैट आपका स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ पे हम 2 साइजेस को स्पेसिफाई करोगे, साइज़ 1 एंड साइज़ 2। आपका जो साइज़ 1 होता है वो बताता है कि आप जो एरे ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करने जा रहे हो उसमें मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब आप जो एरे बनाओगे उसमें मैक्सिमम आपके पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ये आपका साइज़ 1 स्पेसिफाई करता है। और साइज़ 2 में आप जो इंटीजर वैल्यू राइट करते हो वो आपका बताता है कि हर एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप 2 डायमेंशनल एरे की तरह रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ पे आप 2 साइज स्पेसिफायर्स को लिखते हो। इसमें दोनों में आप एक तरह की इंटीजर वैल्यू दोगे, और ये जो इंटीजर वैल्यू होती है, फर्स्ट वन जो इंटीजर वैल्यू होती है वो बताता है कि आपके पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। आप जो एरे डिफाइन कर रहे हो उस एरे के अंदर आप कितने स्ट्रिंग्स को स्टोर करोगे। और दूसरा आपका जो साइज़ 2 आप देते हो वो बताता है कि आपकी एक स्ट्रिंग में जितनी भी आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर करने जा रहे हो उस हर एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे
यहाँ पे हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट किया है, दैट मीन्स कैर डे आपने नाम दिया है अपने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को, और इसमें आपने जो साइज स्पेसिफायर दिए हैं दैट मीन्स 7 एंड 10। तो मतलब इसमें आपने ये जो एरे जनरेट किया है इसमें मैक्सिमम आपके पास 7 स्ट्रिंग्स होंगी, और हर एक स्ट्रिंग के अंदर आप मैक्सिमम 10 करेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। अब इसने हमें एक वैल्यूज़ साइन कर ली है, जैसे आपके पास डेज़ के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब ये जो एरे आप जनरेट करोगे इसमें आपके पास हर एक एरे का जो एक वैल्यू होती है, एक जो एलिमेंट होता है, उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग को स्टोर करोगे। जैसे आपके पास ये जो एरे है वो है आपके पास 7 स्ट्रिंग्स का, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 7 ब्लॉक्स एरे के अंदर जनरेट किए गए हैं डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। तो आपके पास डे 0 ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है आपके डेज एरे का, जिसके अंदर आप अपनी एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो। अब ये जो स्ट्रिंग आप स्टोर करने जा रहे हो ये खुद में भी एक एरे है, ये खुद में एक एरे है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक एरे की तरह 1D एरे की तरह वर्क करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप जब स्ट्रिंग को स्टोर करने जा रहे हो तो ये भी एक एरे की ही फॉर्म में स्टोर होगा। इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स रहेंगे दैट मीन्स जो संडे जैसे हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो 10 है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स को अपने एरे के अंदर, एरे के जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, और बाकी के जो आपके पास कैरेक्टर बचेंगे उनको नल कैरेक्टर से फिल किया जाएगा। अब अगर एस की यहाँ पे हम पोजीशन लेके चलो तो दैट वन इज योर डे 0 0, दैट वन इज योर डे 0 1, नेक्स्ट वन इज योर डे 0 2, डी आपका स्टोर है उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी दैट वन इज योर D0 3, D0 4, D0 5, D0 6, D0 7, D0 8 एंड D0 9। तो जैसे आपके पास हमने पहले 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था, तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स स्टोर होता है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओगे, आपकी नेक्स्ट रो आ गई दैट मीन्स डे 1। तो इसमें आपने मंडे स्टोर किया है, तो इसमें आपकी जो एम की लोकेशन है दैट मीन्स डे 1 0। ओ जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डे 1 1, एन को डे 1 2। तो इस तरह से हम अपने डिफरेंट तरह के स्ट्रिंग्स के लिए एक एरे जनरेट करते हैं जिसको कहा जाता है आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इसी के बेसिस पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का कैसे यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम कुछ एक स्ट्रिंग्स को यूज़र के थ्रू इनपुट लेंगे और हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमने जितने भी स्ट्रिंग्स एंटर की हैं उनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो। जैसे आपके पास क्लास है, क्लास के 10 स्टूडेंट्स के आप नाम एंटर करते हो। अब उन सभी स्टूडेंट्स के जो नेम है आप उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो। जैसे ए से जिसका नाम आएगा वो पहले आना चाहिए, बी से जिसका नाम आएगा वो उसके बाद, सी से उसके बाद। तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कैर x 30 एंड 30, ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई। नेक्स्ट हम एक और स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं दैट मीन्स योर टेम्प, ये आपकी टेम्परेरी कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग को स्टोर करने में काम आएगी, दैट मीन्स 30 ऑल्सो। देन इंट I, J, n। नेक्स्ट printf how many strings to add
कितनी स्ट्रिंग्स आप ऐड करना चाहोगे, आप 5 स्ट्रिंग 10 स्ट्रिंग, तो उसकी बेसिकली हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ n वेरिएबल हम अंदर हम स्टोर कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट हम फॉर लूप i असाइन 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। printf, अब यहाँ पे हम यूज़र से आपकी स्ट्रिंग्स के लिए इनपुट ले लेते हैं। एंटर दी स्ट्रिंग %d, ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग का नंबर बताएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, तो दैट वन। यहाँ पे ले लेंगे हम अब i प्लस 1, क्योंकि i की वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 0 नंबर हम यहाँ स्ट्रिंग 0 नहीं लेके चलेंगे, तो स्ट्रिंग 1 लेंगे। फर्स्ट जो आपकी स्ट्रिंग हुई दैट मीन्स स्ट्रिंग 1, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं i प्लस 1, ताकि i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट करेगी आपकी स्ट्रिंग उससे एक ज़्यादा चलेगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर, एरे के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से होती है। मगर जब हम एक्चुअल आउटपुट लेंगे तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग 0th नहीं कह सकते, वहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रिंग फर्स्ट, तो उसके लिए यहाँ पे हम 1 लेंगे, तो इसलिए हमने i प्लस 1 किया। नेक्स्ट scanf %s कॉमा, यहाँ पे हम करेंगे फिर x i। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर लूप i असाइन 0 i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस। सेकेंड लूप फॉर j असाइन i प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। इफ स्ट्रिंग कंपेयर किया जाएगा x i कॉमा x j ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो। अगर आपका फर्स्ट स्ट्रिंग या सेकंड स्ट्रिंग दोनों में से अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में आपके पास जो करेक्टर है दैट मीन्स ग्रेटर, तो आपके बेसिकली स्ट्रिंग कंपेयर की जो रिजल्ट आता है दैट मीन्स +1। अगर आपके पास इक्वल होते हैं करेक्टर आपके पास, तो इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर आपके पास जो करेक्टर होते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आपके पास लेसर एस्काई वैल्यू का करेक्टर है और सेकंड स्ट्रिंग में हायर एस्काई वैल्यू का करेक्टर रहता है, तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा दैट मीन्स -1। तो वही हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो स्ट्रिंग कंपेयर का रिजल्ट है वो आपका ग्रेटर देन 0 आता है, तो str cpy स्ट्रिंग कॉपी temp कॉमा x i। नेक्स्ट str cpy x i कॉमा x j, then str cpy x j कॉमा temp। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग्स है अलग अलग लोकेशंस के अंदर हम उनको आपस में स्वैप कर रहे हैं।
नेक्स्ट printf sorted strings are for I assign 0, I less than n, I plus plus. देन printf स्टेटमेंट, हम हर एक लोकेशंस की स्ट्रिंग्स को एक्सेस करके उनको प्रिंट कर रहे हैं. न्यू लाइन x %d assign %s comma I plus 1 comma x I. कंपाइल, कुछ एरर आ जाता है यहाँ पे हमारा, इस एरर को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गए. कंपाइल, नो एरर, रन. यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग कर लेते हैं, जैसे 5. एंटर स्ट्रिंग फर्स्ट, जैसे हम यहाँ पे नाम लेके चलते हैं, अमन. स्ट्रिंग 2 राहुल. नेक्स्ट स्ट्रिंग जैसे सुरेश. नेक्स्ट जैसे ले लेते हैं हम ज्योति. एंड फोर्थ वन स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे हम ले लेते हैं चंदर. एंटर. तो इसने आपकी जो स्ट्रिंग्स थी आपने जिस ऑर्डर में लिखी थी उनको आपस में यहाँ पे अब अरेंज कर दिया. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमन सबसे पहले आता है, आफ्टर दैट चंदर, ज्योति, राहुल एंड सुरेश. तो इस तरह से आप बाय यूजिंग एरेज ऑफ स्ट्रिंग आप अपनी स्ट्रिंग्स को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की सजेशंस रहते हैं या आप पास जो लेक्चर्स हैं, जो आपके वीडियो लेक्चर हैं, इसे रिलेटेड किसी तरह की क्वेरीज रहती हैं